नमस्कार, एबीपी नेटवर्क के खास पॉडकास्ट हेलो डॉक के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जिंदगी तो अपनी गति से चलती है, लेकिन कई बार घुटनों का दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या और बढ़ती उम्र हमारी तेज चाल को सीमित करने लगती है। और तब सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि एक तरीके से जो आत्मविश्वास होता है वो भी प्रभावित होता है। भारत में लाखों लोग कई साल तक ऐसे ही दर्द के साथ जीते रहते हैं, ये सोचकर कि उम्र बढ़ने के साथ ये सब तो नॉर्मल है, बुढ़ापे की निशानियां हैं। लेकिन क्या ये सचमुच नॉर्मल होता है, या ये हमारी कम जानकारी की वजह से उपजा एक ख्याल भर है? क्या वाकई आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक सर्जिकल प्रोसीजर्स लोगों को फिर से एक्टिव और खुद पर निर्भर रह सकने वाली जिंदगी जीने का अवसर दे रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों वाली खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, जो वर्तमान में मैक्स हेल्थ केयर मोहाली में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गिल आपका। तो हजारों लोगों को दर्द से मुक्ति देकर जीवन में नई गति लौटाने का ये बहुत ही बढ़िया नेक काम आप कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं, इस काम के साथ लोगों के दिल में तो बहुत सारे डर हैं। मतलब हर कॉलोनी के अंदर आपको कोई ना कोई अंकल आंटी मिल जाएंगे, ओ हो बेटा कराया था हमने नी रिप्लेसमेंट, इतनी तकलीफ हुई थी, बस याद मत दिला, बस मुझसे बात मत कर। ये जो किस्से हैं अभी भी वही हाल है? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D एंड रोबोलेंस एक्सपर्ट और आपके घुटनों का स्पेशलिस्ट। ये जो आपने मेरे से बात डिस्कस की, ये एक बहुत ही कॉमन हमारे घर घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्लों में एक ही चीज़ बारी बारी सुनने को मिलती है। जैसा कि आपने कहा कि घुटने के ऑपरेशन को लेके इतनी ज़्यादा मनगणित और इतनी ज़्यादा मिथ्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, इतने पुराने ऑपरेशनों को लेके, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं पुरानी, दशकों पुरानी मनगणित चीज़ों को लेके आज के 21वीं सदी में भी घुटनों के दर्द को सहते रहते हैं। ये कहीं तक पुराने ऑपरेशनों में तो सही भी मानी जाती थी, जब पूरे घुटने निकालने पड़ते थे। पहले हर एक घुटने की समस्या का एक ही इलाज होता था, वो था पूरे घुटने को निकाल के उनकी जगह पे नए घुटने लगा देना। लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ आजकल ये संभव है कि हम पूरे घुटने निकालने की बजाय सिर्फ आंशिक हिस्से को ठीक कर सकें। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम सिंपल एक्सरे के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। जो तकनीक्स हैं, जो नए ऑपरेशन हैं, ये सारी चीज़ें 3D मैपिंग, डिजिटल इन्फ्लुएंस के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो अगर हम सोसाइटीज़ के, अपनी सोसाइटी के बारे में, मोहल्ले के बारे में देखें, तो उनकी जो सोच है वो किसी हद तक पुराने ऑपरेशनों को लेके सही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में लोगों ने पुराने ऑपरेशन या पुरानी तकनीक के साथ वाकई में ऑपरेशन करवाए हुए हैं। उन्होंने अपनी दादी का दर्द देखा हुआ है, उनको ये याद है कि उन्होंने जब हमारे किसी रिश्तेदार ने ऑपरेशन करवाया था तो उनको असहनीय दर्द हुआ था, वो चल नहीं पाए थे, उनका खून चढ़ाना पड़ा था, उनको ICU में रखना पड़ा था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे मोहल्ले में जो हमको सुनने को मिलती हैं, ये किसी हद तक तो बिल्कुल सच हैं। लेकिन आजकल 21वीं सदी में हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये नया दौर है। हाँ, कल की बातें हो गई, वो छोड़ो कल की बातें, है ना। ये नया ज़माना है और इस नए ज़माने में अब नई तकनीक आ गई है। उस नई तकनीक पर मैं आऊँगी, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि हम हिंदुस्तानियों के, हमारे यहाँ घुटने जो हैं वो सिर्फ चलने के काम तो आ नहीं रहे हैं, है ना। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ तो भाई पालती मारकर नीचे बैठकर खाना खाना हो गया, ठीक है। हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें ज़मीन पर बैठना, वो भी उसका एक हिस्सा है। बाकी हमारे यहाँ दादा दादी, मतलब जिस उम्र में आपको घुटने परेशान करते हैं, उस उम्र में हमारे यहाँ जो दादा दादी हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पोते नातियों को अपनी गोद में उठाओ, खिलाओ उनको। तो फिर ये आप जो ये नई पद्धति लेकर आ रहे हैं, हाँ, ये जो नया आप सिस्टम लेकर आ रहे हैं, नी सर्जरी करके घुटने के दर्द के इलाज का, तो उससे इंसान ये नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा? बिल्कुल। इस जो नई तकनीक के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, FT3D टेक्नोलॉजी या रोबोलेंस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का, इस तकनीक का विकास ही इन्हीं सब चीज़ों के को मद्देनज़र रख कर किया गया था। अच्छा।
ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया और हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके बड़े सालों से जब हमारा शुरुआत में ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स बनने की, तब उन मरीज़ों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते रखते जैसे जैसे किसी भी डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के किसी तकनीक का विकास करता है। तो आजकल जिस टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन आजकल है। तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो मेडिकल फील्ड में भी लिया जाए। हम सब ने सुन रखा है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा मदद भी कर रही है। हाँ, उसके थोड़े से नुकसान भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस करेंगे, अगर हम नापेंगे तो एआई की मदद से जो हमें फ़ायदे मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेडिकल फील्ड में अगर मैं बोलूँ, घुटनों के ऑपरेशन में जो चीज़ें पहले संभव नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले एआई का जो विकास इतना नहीं हुआ था, आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इन तकनीकों के साथ वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पहले मना कर दी जाती थी। हमें बहुत कॉमन सुनने को मिलता था कि चलो हमने ऑपरेशन तो घुटनों का करवा लिया, लेकिन हमको साथ में एक बड़ा पेज दे दिया जाता था कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ना आप वज़न उठा सकते हैं, ना आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, ना आप चौकड़ी लगा के पलाती लगा के बैठ सकते हैं, पाठ पूजा अपने कुर्सी पे बैठ के करना है, ज़्यादा सैर आप कर नहीं सकते, सीढ़ियाँ आपको मना हो जाती हैं। तो मरीज़ ये सोचते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे को मना ही कर दी जाएंगी तो मेरे को ऑपरेशन का फ़ायदा क्या है। सही बात है। इसी चीज़ को लेके वो सोचते थे कि चलो कोई दर्द की दवाई खा लें, मालिश कर लें, थोड़ा चूरन वगैरह खा लें और ज़िंदगी जैसी चलती है उसको वैसे ही चलता रहने दें। लेकिन अगर मैं एआई की मदद से मरीज़ों को ये समझाने की कोशिश करूं कि एआई की मदद से जो हम आजकल घुटने के ऑपरेशन कर पाते हैं, उनमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन या बंदगी नहीं होती है कि हमको नीचे नहीं बैठना है। तो ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट होते हैं ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्तों के बाद, ये भी नहीं कि कुछ सालों के बाद, ऑपरेशन के कुछ हफ्तों के बाद ही मरीज़ नीचे ज़मीन पे चौकड़ी पलाती लगा के बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे सैर कर सकते हैं, साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना, घूमने फिरने जाना, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होती। एक चीज़ मना कर देते हैं, वो यूजली हम मना करते हैं कि इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट होती है वैसे बैठना हम मना करते हैं, क्योंकि उस तरीके से बैठने से हमारे घुटने के ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बाधा आने की या कमी आने की शंका होती है। तो एक चीज़ के अलावा बाकी मरीज़ जो मर्जी कर सकते, जैसे आपने कहा अपने पोते पोतियों को गोदी उठा के खेलना, गार्डन में घूमने जाना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए ऑपरेशनों के साथ, एआई की मदद से FT3D रोबोलेंस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इससे पहले आप बता रहे थे कि इजी भी बहुत है, मतलब पहले तो सर्जरी होती थी, रिप्लेसमेंट जब होता था तो फिर आपको आईसीयू में रहना पड़ता था। इसमें जब आप नी ऑपरेट या नी सर्जरी करते हैं तो आईसीयू में रहना होता है या नहीं? इस सारी जो प्रोसेस होती है घुटने के ऑपरेशन की, अगर हमें प्रोसेस के बारे में समझना है तो ऑपरेशन थिएटर में क्या किया जाता था पहले और ऑपरेशन थिएटर में क्या किया जाता है आजकल के ऑपरेशन में, उसमें बहुत अंतर है। जो पुराने ऑपरेशन हुआ करते थे, जो पूरा घुटने बदलने वाले, जिसके हमने बहुत कॉमनली सुन रखा हुआ है, टोटल नी रिप्लेसमेंट के पूरे घुटने बदलने वाले ऑपरेशन, उनमें हम यूजुअली मरीज को ओपीडी में बुलाते थे, उनके एक्सरेज करवाते थे और एक्सरे देख के हम उनको बोलते थे कि आपके घुटने खराब हैं, गैप कम हो गया है, कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गैप कम हो गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, या आपके घुटने घिस गए हैं। इन सब चीज़ों से उनको ये बताया जाता है कि आपके घुटने खराब है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम आपके पूरे घुटने बदल देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती थी, समस्या एक ही होती थी और समाधान भी उसका एक ही दिया जाता था कि घुटने बदले जाएंगे। जी, वो ग्रीस इसलिए कहते थे ताकि मरीजों को समझ में आए। अगर मैं किसी मरीज को ये समझाने लग जाऊं कि हमारे घुटने के अंदर एक कोलेजन के साथ एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है, उनको नहीं समझ में आएगी। तो सरल भाषा में समझाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था और एक ही ऑपरेशन का ऑप्शन दिया जाता था कि आपको ये ऑपरेशन करवाना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, या आप दवाइयाँ खाते रहिए। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब हम लेके जाते थे पेशेंट को, तो मरीज़ की जो ऑपरेशन करने की जो विधि होती है उसमें बहुत फ़र्क है। पहले जो ऑपरेशन किए जाते तो उसमें हमें जांघ की हड्डी को थाई बोन के अंदर ड्रिल करना पड़ता होता था ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी ऐसी ही थी कि घुटने के ऑपरेशन करने के लिए हमें थाई बोन को ड्रिल करके उसके अंदर एक रॉड, अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल करना पड़ता होता था, जिसके कारण पेशेंट को तकलीफ भी ज़्यादा होती थी, आईसीयू में भी रखना पड़ता था। अब क्योंकि हमने जांघ की हड्डी को ड्रिल कर दिया होता था तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण पेशेंट को आईसीयू में रखना, खून चढ़ाना, दर्द सहना, ये सारी चीज़ें उसके साथ ही आती थी।
पहले कोई और ऑप्शन नहीं था। पहले तो मतलब आपको ऐसा ऑपरेशन कराना है तो आपको ब्लड डोनर भी ढूंढ के रखना होगा क्योंकि ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके की बातें भी कह दी जाती थी। तो मतलब अब ये जो आप लेकर आए हैं नई तकनीक AI की मदद से नी सर्जरी, इसमें ब्लड डोनर और खून की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगेन वापस मैं वहीं पे जाऊंगा, जो विधि ऑपरेशन करने का तरीका जो बदल गया है। जैसे मैंने पहले बताया ड्रिलिंग के साथ ऑपरेशन होता था, आजकल एक्सरे के बेसिस पे सर्जरी नहीं की जाती है। हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, FT3D सॉफ्टवेयर है, हमारे पास स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं, रोबोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिवाइसेस हैं। इन सॉफ्टवेयर्स और इन डिवाइसेस की मदद से हमें ये ऑपरेशन से पहले घुटनों की बीमारी के बारे में, घुटनों के आकार के बारे में, उनकी बनावट के बारे में, कहाँ पे कितने मिलीमीटर का डैमेज है, अलाइनमेंट कितनी ख़राब है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें घुटने के ऑपरेशन से पहले ही पता चल जाती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, घुटना खोलेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या करना है, तब एक ही ऑप्शन दिया जाता था। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो आजकल के जो लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें थाई बोन को, जांग की हड्डी को ड्रिल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्योंकि अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल किया जाता था। अलाइनमेंट आजकल हम डिजिटली सॉफ्टवेयर के साथ ही कर लेते हैं या कर सकते हैं, तो पेशेंट को ICU में रहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ड्रिल किया ही नहीं। मतलब प्रोसीजर इतना लिमिटेड है, आप ये बता रहे हैं कि इसी वजह से ना ICU में रखने की ज़रूरत होती है, ना ही उस तरीके से खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड लॉस की यहाँ पर किसी तरीके की कोई आशंका होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब जो पहले कि भाई स्क्रू डाल दिया, रॉड डाल दी, मतलब ऐसा लगता था सुन के कि पूरा ही लोहा लक्कड़ घुसा दिया गया है, तो उसमें भी कुछ तब्दीली आई है? जो पुराने पारंपरिक ऑपरेशन होते थे, पूरा घुटने बदलने वाले ऑपरेशन में, उनमें क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज होती थी घुटनों के डैमेज के बारे में, हम घुटना खोल के सारा कुछ पता लगाते थे, तो हमारे पास बैकअप में सब कुछ रखना पड़ता था। अगर हद से ज़्यादा घुटने टेढ़े हुए तो हम उनको सीधा कैसे करेंगे, उसके अंदर हमें रॉड डालनी पड़ती थी। अगर किसी तरफ से हड्डी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उस हड्डी को ठीक करने के लिए हमें स्क्रू डालने पड़ते थे, हमें वॉशर्स डालनी पड़ती थी, हमें रॉड्स डालनी पड़ती थी, क्योंकि एज अ बैकअप हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता था। और अब आजकल क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा, 3D मैपिंग के साथ हमें घुटने के ऑपरेशन से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और कितनी खराबी है वो सॉफ्टवेयर उसको करेक्ट करने के लिए हमको सर्जरी से पहले ही वो सारे आंकड़े जो हमें चाहिए होते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देती है। तो हमें ऑपरेशन थिएटर में एज सच कोई भी रॉड या कोई स्क्रू या ऐसी कोई वॉशर वगैरह ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड ब्लूप्रिंट प्लान होता है जिसको हमें सिर्फ फॉलो करना होता है। पेशेंट की एक सक्सेसफुल सफल डिजिटल सर्जरी ऑलरेडी कंप्यूटर पे हो चुकी होती है। मतलब कोई भी अनवांटेड सरप्राइज नहीं होता, ना डॉक्टर के लिए ना पेशेंट के लिए। एक प्लान्ड सर्जरी होती है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती ना स्क्रू की, ना रॉड की, ना वॉशर की, ना अलाइनमेंट रॉड करनी, ना ड्रिलिंग करने की ज़रूरत है। आपकी बातें सुन सुन कर ना, मतलब जो व्यूअर है उसको कितना सुकून मिल रहा होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नई तकनीक आ गई है। कहते हैं ना, वक्त के साथ नई तकनीक आती है, ज़िंदगी आसान होती जाती है, तो बिल्कुल वैसी ही ये तकनीक है। अभी तक मतलब घुटने का दर्द सह लेते हैं, कौन पूरा का पूरा घुटना बदलवाए, लेकिन अब डॉक्टर गिल यहाँ हेलो डॉक ABP नेटवर्क के इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बता रहे हैं कि तकनीक बदल गई है, अब आपको घुटने के दर्द को सहना नहीं है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ICU में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर रिकवरी टाइम इसमें कितना होता है? रिकवरी टाइम में इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ तो किसी को आम सर्दी खांसी बुखार भी हो जाए तो भी रेस्ट कर लो, हल्दी वाला दूध पी लो। आप ये जो कर रहे हैं नी सर्जरी, इसके बाद फिर रिकवरी टाइम कितना है और क्या ख्याल रखना होगा? अगर हम कंपेयर करेंगे पुराने ऑपरेशनों के साथ, तो आजकल के जो AI बेस्ड सर्जरीज हैं, FT3D या रोबोलेंस, उनमें पेशेंट को बेड रेस्ट करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। गए वो दिन जब मरीज़ को 3-3 दिन ICU में रखना पड़ता था, उसके बाद हफ्ता 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, और उसके बाद घर जाके 3 से लेकर 4 महीने तक उनको बेड पे लेटे रहने की ही सलाह दी जाती थी। आजकल जो लेटेस्ट सर्जरीज हम करते हैं उनमें पेशेंट के घुटनों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हमें पहले से ही मिल जाने के कारण पेशेंट को हम ऑपरेशन वाले दिन ही कुछ कदम चला सकते हैं। यानी कि ऑन द डे ऑफ सर्जरी, आज सर्जरी सुबह हुई और आज शाम को हम मरीज़ को कुछ कदम चलाना भी शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के अगले ही दिन मरीज़ वॉशरूम टॉयलेट जाना भी शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के दूसरे दिन कमरे के अंदर टहलना, कमरे के बाहर चलना फिरना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं।
ऑपरेशन के 2 दिन के बाद या ऑपरेशन के 1 दिन के बाद ही हम मरीज़ को हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देते हैं। तो रिकवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले से तेज़ हो चुकी है। घर जाकर भी हम मुश्किल से 1 हफ़्ते के लिए वॉकर इस्तेमाल करना होता है, उसके 1 हफ़्ता और छड़ी इस्तेमाल करनी होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो लगभग 2 से 3 या 3 से 4 हफ़्तों में हमारे अमूमन जो मरीज़ होते हैं वो बिना वॉकर, बिना छड़ी के पार्क में वापस सैर करना शुरू कर सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ उतर और सकते हैं। सीढ़ियाँ भी चढ़ना शुरू कर देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर एक लेडी हैं, उन्होंने अपना नी रिप्लेसमेंट कराया। मेरे ख्याल से 8-1 साल पुरानी बात आपको मैं बता रही हूँगी। उसके बाद उनका घर जो है वो 2nd फ्लोर पर है। उसके बाद वो मुझे दिखी नहीं बहुत टाइम के बाद। फिर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिजियोथेरेपी की जो आपने बात बताई, वो मुझे कह रही थी कि रोमाना, इतनी मुझे नी रिप्लेसमेंट में तकलीफ नहीं हुई जितना मुझे वो फिजियोथेरेपी में तकलीफ होती थी। और उनके हस्बैंड उनके साथ तो कहने लगे कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के आने के टाइम पर इनका बीपी शूट अप हो जाता था, क्योंकि वो इतना डर और वो इतना खौफ खाती थी। फिर वो बताने लगी कि बहुत तकलीफ फिजियोथेरेपी में होती है। तो मतलब अब ये जो आप तकनीक लेकर आए, इसके बाद क्या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? और अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये कह रहे हैं कि पड़ती है लेकिन उतनी पेनफुल नहीं होती है, ये कह रहे हैं आप? फिजियोथेरेपी 2 तरह की होती है। ओके। जो पुराने ऑपरेशन, परंपरागत जो ऑपरेशन किए जाते थे, पूरा घुटने बदलने वाले ऑपरेशनों में मैकेनिकल या मशीन्स के साथ फिजियोथेरेपी करवाई जाती थी। जैसे एक मशीन होती थी, उसका नाम होता था CPM मशीन, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन। ओके। घुटनों को या टांगों को उस मशीन में लॉक कर दिया जाता था बेल्ट के साथ, और मशीन को ऑन कर दिया जाता था, और मशीन घुटने को ज़बरदस्ती मोड़ती थी जब तक हम उनको रोकते नहीं थे। हमारा मोटिव होता था कि 90 डिग्री, 110 डिग्री तक हमने घुटना मोड़ना है। तो आप इमेजिन करें, घुटने का ऑपरेशन अभी किसी मरीज़ का, किसी माताजी का ऑपरेशन, अभी किसी की उम्र 70 साल है, उनका ऑपरेशन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर हुआ है, और हम उस मशीन में उसकी टांगों को बांध कर अगर हम वो मशीन ऑन कर देंगे तो उनको ये डर लग जाता है कि कहीं मेरा घुटने का ऑपरेशन खुल ना जाए, या इतना दर्द कर रहे हैं कहीं टूट ना जाए, तो वो उस चीज़ से बहुत घबराते थे। FT3D और रोबोलेंस टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने कोई भी मैकेनिकल या CPM मशीन के साथ फिजियोथेरेपी नहीं करनी होती है। हम सिर्फ मैनुअल फिजियोथेरेपी करवाते हैं। मैनुअल फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि घर पे फिजियोथेरेपिस्ट जब आते हैं तो वो अपने हाथ से पेशेंट को, मरीज़ को सिखा देते हैं कि आपने दिन में 10 बार ऐसे करना है, दिन में 5 बार ऐसे करना है, शाम को 10 बार ये करना है, शाम को 5 बार ये करना है। इसी सिंपल मैनुअल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से ही सारी रिकवरी हो जाती है। तो इमेजिन करें, एक दर्दनाक मैकेनिकल फिजियोथेरेपी से एक मैनुअल जेंटल फिजियोथेरेपी, और वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्ते। ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक कोई हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो पेशेंट्स का जो डर था, ये भी एक बहुत जायज़ डर था, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं ऐसे मरीज़ चीखते हुए, चिल्लाते हुए ऑपरेशन करने के बाद फिजियोथेरेपी के दौरान। सही बात। तो लोग डरते हैं कि मैं इतना दर्द क्यों सहूँ, एक दर्द की दवाई सिंपल सी 10 रुपये की आती है, खा के काम चलाता हूँ। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है ना, वो जो आपने बात कही कि भाई दर्द क्यों सहें, दर्द की दवाई है, खा लो, काम चला लो, लेकिन आप ज़रा ये भी बताइए दर्शकों को कि जितना ज़्यादा हम इस दर्द को टालेंगे या इग्नोर करेंगे, क्या उतनी ये समस्या बढ़ती जाती है? और अब आप जो नई तकनीक लेकर आए हैं, मतलब नी सर्जरी वाली, वो नी सर्जरी जितनी जल्दी करा ली जाए उतना कम पार्ट होगा जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी क्या? ये भी एक पॉजिटिव पहलू है इसका? पुराने ऑपरेशनों में हाँ। पेशेंट इसी कारण टालते रहते थे घुटनों के ऑपरेशन को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर होता था कि पता नहीं उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। हमें बहुत कॉमनली देखने को या सुनने को मिलता है कि किसी मोहल्ले में एक ही डॉक्टर से और एक ही अस्पताल से 2 लोगों ने ऑपरेशन कराया। एक ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, पेशेंट भाग रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑपरेशन इतना फेल हो गया कि पेशेंट व्हीलचेयर पे आ गए। ये दोनों में फ़र्क इसलिए होता था क्योंकि जो मरीज़ टाइम पे सर्जरी करवा लेते हैं उनमें सक्सेस रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके। तो ये जो हमारे समाज में सोच है कि हम घुटनों के ऑपरेशन को टालते ही रहें और आखिर में तब जाके ऑपरेशन कराएं जब हम चल ही ना पाएँ, वो गलत सोच है। हमें हमेशा अपने घुटनों के डायग्नोसिस को ध्यान में रखते हुए जितना सही टाइम पे सर्जरी करवाएंगे उतना ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। पहले अगर हमारे पास कई बार ऐसे कोई पेशेंट आ भी जाते थे जिनके घुटने बहुत से ज़्यादा टेढ़े हो रखे होते थे, बिल्कुल व्हीलचेयर पे आते थे, उन्हीं एल्डरली पेशेंट को, बुज़ुर्ग मरीज़ों के टेढ़े घुटनों की कमज़ोर हड्डियों के अंदर अगर हम ड्रिल करके अलाइनमेंट रॉड डाल के उनकी हड्डियों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देते थे पुराने ऑपरेशनों में, तो जो सक्सेस रेट होता था वो कम हो जाता था क्योंकि हड्डियों की ताकत खत्म हो जाती थी। हमने स्पेशली महिलाओं में, स्पेशली लेडीज़ में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन चीज़ है। बिल्कुल सही बात। एक इमेजिन करें, एक 80 साल की माता जी आए अगर हमारे पास, पूरे घुटने खराब लेके, टांगे टेढ़ी, हड्डियाँ बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस खत्म, और
हमारे पास जब ऑपरेशन करवाने के लिए आया, ऊपर से ऑपरेशन करने के लिए हमने पुराने तरीके से थाई बोन को ड्रिल कर दिया, अंदर से और हड्डी निकाल दी, और ज़्यादा हड्डी खोखली और कमज़ोर हो जाती है, तो उनका सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है, फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया FT3D नी रीसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी या रोबोलेंस या AI बेस्ड जो नी सर्जरीज हैं, क्योंकि उसमें हमने अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल करना ही नहीं है, सब कुछ डिजिटली ही हो जाना है, तो चाहे पेशेंट की उम्र ज़्यादा हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे टेढ़े घुटने हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सक्सेसफुली कम इस डर से कि पता नहीं फेलियर होगा कि नहीं होगा, हम बड़े ही सक्सेसफुली सर्जरी कर पाते हैं, और वो भी बिना ICU में रखे, बिना बेहोश किए। पेशेंट हमारे ऑपरेशन के दौरान जागते रहते हैं। ये एक बड़े कॉमन सी एक डर होता है पेशेंट्स के मन में कि मेरे को बेहोश नहीं करना है, पता नहीं मैं होश में आऊँगा कि नहीं और ओल्ड एज में तो आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। इस टेक्निक में, इस टेक्नोलॉजी में हमें मरीज को पूरा बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन कमर में जो नॉर्मल घुटनों के ऑपरेशन में कमर के अंदर एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन या ट्यूब डालनी पड़ती थी, मोटा टीका लगा के एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते थे। इस टेक्निक में कमर के अंदर भी एपिड्यूरल की ट्यूब या एपिड्यूरल का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, बेहोश भी नहीं करना पड़ता, कमर में एपिड्यूरल का इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ता, ICU में भी नहीं रखना पड़ता, लोहे के टांके भी नहीं लगाने पड़ते, खून भी नहीं चढ़ाना पड़ता, और पेशेंट दूसरे दिन खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकते हैं। दूसरे दिन तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक आप समझ लीजिए कि ज़मीन आसमान का अंतर है जब से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये नए ऑपरेशन कर पा रहे हैं। डॉक्टर ही है ना, जादूगर तो नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट्स की ज़िंदगी को किसी भी तरह चेंज कर सकें, चाहे वो एक तरह की सर्जरी हो, चाहे वो किसी दूसरी तरह की सर्जरी हो। हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी खोई हुई ज़िंदगी वापस दे सकें। अब इमेजिन करें, हमारे आसपास हम देखते हैं हमारे परिवार में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनको सैर करनी कितनी पसंद होती है, उनका सारा दिन उनकी सैर पे निर्भर करता है। सैर अगर हुई तो वो खुश रहते हैं, बारिश के कारण अगर सैर बंद हो गई तो सारा दिन उनका मन चिड़चिड़ा रहता है, मूड खराब हो जाता है। सिमिलरली घुटनों के प्रॉब्लम के कारण अगर किसी घर के किसी दादाजी की या दादी की अगर सैर बंद हो रखी होती है तो हम उनसे पूछते हैं क्यों चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो बताते हैं कि यही कारण है कि मेरा जो मन है वो नहीं लग रहा है। वही ऐसे पेशेंट्स अगर उनको हम 3 से 4 हफ्तों में वापस सैर करना शुरू करवा दें तो उनके लिए तो उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि वापस मिल जाती है। बिल्कुल सही। तो उनके लिए हमारे लिए एक छोटी सी सर्जरी है। एक घुटने के ऑपरेशन में आजकल जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। पहले एक घुटने के ऑपरेशन में 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता था। अभी हाल में हम लोग ये सुन रहे थे साहब, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, तो जो रोबोटिक सर्जरी वाली टेक्निक थी उसका भी बहुत गुणगान हो रहा था। ये क्या उससे भी एडवांस सिस्टम है, उससे बेहतर है ये? रोबोटिक्स जो है, रोबोटिक्स एक बहुत ही वाइड नोमेनक्लेचर है, बहुत वाइड टर्म है। मेडिकल फील्ड में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रोबोट्स, बहुत अलग अलग किस्म के रोबोट हैं। आंखों के लिए एक अलग रोबोटिक सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी के लिए अलग रोबोटिक सिस्टम है, पेट के ऑपरेशनों के लिए अलग रोबोटिक सिस्टम है, घुटनों के ऑपरेशन के लिए अलग किस्म के रोबोटिक सिस्टम। वो ब्रॉडली एक टर्म रोबोट कह देते हैं हम, लेकिन वो स्पेसिफाइड एक बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग किस्म के रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं। तो जो नॉर्मली हमें चर्चा में जो सुनने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें पेट के ऑपरेशन के लिए जो जॉयस्टिक बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पेट के ऑपरेशन करने के लिए जो हमारे रोबोटिक सिस्टम यूज़ होते हैं उनमें डॉक्टर जॉयस्टिक से कंट्रोल करता है रोबोट की मूवमेंट को और वो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जो घुटनों के ऑपरेशन के लिए रोबोट यूज़ किए जाते हैं उनमें आजकल यूज़ किए जाते हैं फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम। फुली ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित, अपने आप घुटनों के ऑपरेशन करने वाले रोबोट। अच्छा, तो उनका नाम ही ये होता है, फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम। तो उसमें ऐसे रोबोटिक सिस्टम में जो घुटनों के ऑपरेशनों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टर का एक्सपीरियंस और डॉक्टर का जो हाथ होता है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता था, क्योंकि आजकल सारा ऑपरेशन, इमेजिन करें अगर हमने सारा डेटा रोबोट को ही प्रोवाइड कर दिया, रोबोट ही ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर ने सिर्फ घुटने को खोला बंद किया, तो उसमें जो डॉक्टर का रिलेशन होता है, डॉक्टर का जो हाथ होता है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सर्जरी मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ FT3D के साथ या रोबोलेंस के साथ, डॉक्टर का एक्सपीरियंस ख़त्म नहीं किया जाता, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन AI की मदद से डॉक्टर या मैं खुद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मशीन से ऑपरेशन करवा दिया और मैं किसी दूसरे कमरे में हूँ या मैं साइड पे खड़ा हूँ। तो एक दोनों में बहुत डिफरेंस है। AI इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, रोबोट इज हार्डवेयर बेस्ड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो जो ट्रस्ट इशू एक रोबोटिक सर्जरी में आता है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पेशेंट पूरी तरीके से अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करता है और डॉक्टर जो है वो AI की मदद से इस पूरे प्रोसीजर को अंजाम देता है।
मेरा शुरू से यही मानना है कि एक मरीज़ का जो रिलेशन होता है वो कभी भी किसी अस्पताल के साथ या इमारत के साथ या किसी मशीन के साथ नहीं होता। हमेशा डॉक्टर का मरीज का जो रिलेशन होता है वो अपने डॉक्टर के साथ होता है। तभी जब भी कोई डॉक्टर जब अस्पताल चेंज करते हैं तो पेशेंट वापस दूसरे अस्पताल में डॉक्टर के पास क्यों चले जाते हैं? ढूंढते जाते हैं, अरे वो डॉक्टर साहब कहाँ गए, अच्छा वहाँ चले गए, क्योंकि उनका रिलेशन उनके साथ बना, तो उनके घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको उस डॉक्टर ने ठीक किया होता है। हाँ, मशीनों की मदद ली होती है, लेकिन रिलेशन जो होता है वो सब अपनी फैमिली में देखते हैं कि बस मेरा दिल तो उसी डॉक्टर पर ठुकता है, मुझे तो उसी डॉक्टर पर विश्वास है, मैं तो उसी डॉक्टर पर जाऊंगा, जाऊंगी। तो एआई से हम ये जो रिलेशन है डॉक्टर का अपने हाथों से ऑपरेशन करने का जो पुराना रिश्ता है वो खत्म नहीं करते, वो बरकरार रहता है। रोबोट में वो खत्म हो जाता है। हाँ, मैंने तो, हमारे पास दोनों मशीन है, हमारे पास FT3D टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास रोबोट भी है। मेरे को रोबोटिक ऑपरेशन करने जरा से भी पसंद नहीं है। हमारे पास पड़ी है मशीनें, करते हैं क्योंकि कुछ मरीजों की डिमांड होती है कि हमको यही करवाना है। लेकिन ज्यादातर जो है वो मुझे लगता है वो ट्रस्ट की वजह से चाहते होंगे कि एआई की तरफ करें। हाँ, क्योंकि उनको ये चाहिए कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करे। पेशेंट इतने ज़्यादा चिंता में होते हैं ऑपरेशन के दौरान कि मेरे को कई बार अपना मास्क निकाल के उनको दिखाना पड़ता है कि माताजी मैं ही कर रहा हूँ आपका ऑपरेशन, किसी मशीन से नहीं करवा रहा। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक पेशेंट थे, ग्वालियर से आए थे। अच्छा। तो पेशेंट की जब हमने सर्जरी करी तो उनका पहले दिन से ही एक ही सवाल था कि एक तो डॉक्टर साहब आपने करना है ऑपरेशन, किसी से नहीं करवाना है। दूसरा, ऑपरेशन से पहले मेरे को आपने मिलना है, ऑपरेशन के बाद में मेरे को ज़रूर मिलना है, आपसे ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जूनियर डॉक्टर या आपके कोई टीम कोई मेंबर मेरे से मिलते रहेंगे। तो उनका जब हम ऑपरेशन कराने के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर में जब हमने शिफ्ट किया तो पहले ऑपरेशन से पहले बहुत सी और भी चीज़ें करनी होती हैं जो पेशेंट को नहीं पता होता। साफ़ सफाई करनी होती है, पोजीशन बनानी होती है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ फीड करना होता है, फिर ऑपरेशन शुरू होता है। और मेरा काम उसके बाद शुरू होता है। मैं ऑपरेशन में पेशेंट के लगभग 20-25 मिनट बाद आता हूँ। वो पहले 20-25 मिनट माताजी ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया अपने ऊपर कि जब तक मेरे डॉक्टर नहीं आएंगे मैं उनको नहीं देख लूंगी। तब तक उन्होंने मेरे को ना तो मेरे को कोई टीका लगाना है, ना मेरे को बेहोश करना है, ना मेरे को कोई नींद की दवाई देनी। फिर अल्टीमेटली जब मैं आया उन्होंने मेरे से मेरा चेहरा देखा और मेरे से 2-3 बातचीत करी कि आप करना, फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू करने दिया। तो पेशेंट का जो ट्रस्ट होता है वो इतना ज़्यादा डीप होता है। तभी हमें ये बड़ी खुशी भी मिलती है अगर हम किसी भी ऐसे पेशेंट की जो इतनी दूर दूर से सिर्फ एक चीज़ को लेके अगर हमारे पास आते हैं, और वो क्या चीज़ होती है? भरोसा। पैसे तो अलग बात है, वो तो हर अस्पताल में पैसे दें, लेकिन कोई इतनी दूर से ट्रैवल करता है अपना घर छोड़ के अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा। तो डॉक्टर गिल, आप तो पंजाब चंडीगढ़ बेस्ड हैं, तो कहाँ से पेशेंट्स आते हैं आपके पास? आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास पेशेंट्स कोलकाता से, ग्वालियर से, लास्ट वीक मुंबई से, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, बड़े शहरों से, दिल्ली और मुंबई से भी। जी, इतने दूर दूर से ट्रैवल करते हैं। लेकिन वो वही लोग होते हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदों के बारे में पता चलता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुंबई में बड़े अस्पताल नहीं हैं, या कोलकाता में रोबोटिक ऑपरेशन नहीं है, या लखनऊ में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपलब्ध होना, मशीनों का उपलब्ध होना, बड़े अस्पतालों का होना, ये डिसाइड नहीं करता है कि पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ या अपनी ऑपरेशन के लिए किस चीज़ पे भरोसा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब वो काबिलियत और भरोसा भी तो चाहिए ना जो डॉक्टर गिल के नाम से आता है। आप मुझे बताइए कि ये जो आप नई तकनीक लेकर आए हैं, मतलब अमूमन जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो 50+ में देखी जाती है, तो फिर आजकल तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, आप जैसे शुगर हो गया, मतलब हर तीसरे इंसान को लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इंडिया मेरे ख्याल से डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ना। इसी तरीके से अब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, तो जो लोग इस लाइफस्टाइल डिजीज़ से ग्रसित हैं वो भी करा सकते हैं ये सर्जरी? अगर हम आज से लगभग 2 दशक पहले देखें तो ये प्रॉब्लम, जो घुटनों की प्रॉब्लम आती थी बुजुर्गों को, 70 साल के बाबा जी या हमारे, उनको हम ऑपरेशन 70+ पहले। आजकल आजकल इट हैज कम डाउन, वी हैव परफॉर्म्ड नी सर्जरीज ऑन से 45-46 ईयर ओल्ड। इमेजिन, क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो मेहनत मुशक्कत भी बहुत करते थे, हर जगह चल के जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे चल लेंगे, घर में सीढ़ियाँ होती थी, सारे काम खुद करते थे। आजकल अगर मैं आपको आज सुबह से मैं अपनी खुद की बताऊं रूटीन, तो मैं सुबह आज उठा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे भी बैठे हैं, और इसके बाद गाड़ी में बैठ के वापस चले जाना है, कोई सीढ़ियाँ नहीं, घर पे लिफ्ट लगी हुई है। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ, सोचूंगा कि मेरे जो घुटने 70 साल तक चल जाएंगे। मेरे को तो खुद को कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी 50 साल में घुटने खराब हो जाएं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा सबका चेंज हो चुका है।
तो ये सब करवा सकते हैं डायबिटिक, हाइपरटेंशन वाले लोग या फिर हार्ट पेशेंट्स, सेफ है सबके लिए? बिकॉज जो पारंपरिक ऑपरेशन हुआ करते थे वो बहुत लंबे ऑपरेशन होते थे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। एक घुटने के ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा, दोनों घुटनों के ऑपरेशन में लगभग 3-3.5 घंटे लग जाते थे। तो ऐसे मरीजों में जिनको फॉर एग्जांपल हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, उनमें हम ज़्यादातर रेकमेंड करते थे पुराने ऑपरेशनों में कि एक एक करके करेंगे। क्योंकि बड़े ऑपरेशन है, लंबे ऑपरेशन है, पता नहीं मरीज सह पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर हम डिजिटली बिना ड्रिलिंग किए पेशेंट का ऑपरेशन, आजकल जो मैंने FT3D और रोबोलेंस टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया, उसमें हम बिना ड्रिलिंग किए अगर 15 से 20 मिनट में हम घुटने का ऑपरेशन खत्म कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो चाहे किसी मरीज़ को हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी मरीज़ को शुगर की प्रॉब्लम हो, BP की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हम बहुत सक्सेसफुल सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन छोटा है। ठीक है, बड़ा लंबा ICU में रहने वाला, खून चढ़ाने वाला ऑपरेशन, ड्रिलिंग वाला ऑपरेशन नहीं है। तो हमारा जो स्कोप है वो आजकल ज़्यादा है। हम बुजुर्ग 80 साल के पेशेंट का भी ऑपरेशन कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर किसी से 50 साल, 45 साल, 46 साल की उम्र में भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई, तो हम ये टेक्नोलॉजी से उनका सिर्फ जो डैमेज्ड हिस्सा होता है वो ही ठीक कर सकते हैं। पहले क्यों मना किया जाता था कि कम उम्र में ऑपरेशन नहीं कराने हैं, अब पहले बुजुर्ग हो जाओ, 70 साल में कराएंगे आपको ऑपरेशन, अभी तो आपकी उम्र 50 साल है। क्योंकि पहले पूरा घुटना निकालना पड़ता था, आगे जाके कोई विकल्प नहीं बचता था कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब क्या करेंगे, सब तो पहले ही निकाल दिया। अगर 3D मैपिंग से, AI की मदद से मैं एक यंग पेशेंट के सिर्फ डैमेज्ड पार्ट को अभी ठीक कर दूं और बाकी घुटने को वैसे का वैसे नेचुरल रहने दूं, तो 70 साल की उम्र में जब उनके बाकी के घुटने खराब होंगे तब उसके बारे में अलग से हम बैठ के सोच विचार कर सकते हैं। वो ऑप्शनलेस या लाइलाज नहीं होते। तो कम उम्र में छोटा ऑपरेशन, बढ़ती उम्र में एक दूसरे किस्म का ऑपरेशन, और बड़ी उम्र में एक तीसरे किस्म का ऑपरेशन। तो पहले ऑप्शंस कम थे, आजकल हर एक एज के मुताबिक हम इस टेक्नोलॉजी के साथ हर एक एज ग्रुप में ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और हर एक प्रॉब्लम, चाहे BP हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हम सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी उम्र के आप हों, आप शुगर या फिर हाइपरटेंशन या हार्ट, अगर आपको कोई मर्ज़ है भी, तो भी ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं नी सर्जरी का, ये बिल्कुल सेफ़ है। ये सब जो है इस विकल्प को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें एज का भी कोई बंधन नहीं है। कई बार लोग वेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि घुटने खराब हैं, तो वो घर में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। लेडीज़ में स्पेशली मैंने देखा है बड़ी प्रॉब्लम है, और वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, इतना वजन हो गया है, क्या करना अब? ये जो आपने बात करी, मैं इस बात को जिक्र करने ही वाला था कि जिनका वजन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 120-130 किलो वजन है, वो डॉक्टर के पास जब पहले जाते थे कि मेरे घुटने भी ख़राब है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वज़न भी ज़्यादा है, तो उनको हर अस्पताल में हर एक डॉक्टर से एक ही जवाब मिलता था कि ओके करेंगे आपका ऑपरेशन, 20 किलो कम करके आइए। कम कर लो। वो बेचारे फंस जाते थे कि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है, खाना मैं 1 रोटी खाता हूँ सारे दिन में, वज़न मेरा कैसे कम हो जाएगा बिना सैर के। तो वो फंस जाते थे, बैठे बैठे उनका वज़न कम होने की बजाय उल्टा और बढ़ने लग जाता था। क्यों कहते थे डॉक्टर पहले ऐसा, या ऐसी हर जगह से उनको क्यों सुनने को मिलता था? हाँ, मायूसी मिलती थी उनको। उसका कारण मैं फिर घूम के वहीं जाऊंगा, क्योंकि पुराने परंपरागत ऑपरेशनों में मरीज़ की जांघ की हड्डी को हमको ड्रिल करना पड़ता था। तो जब हम ड्रिल करते थे तो मरीज़ की जांघ की हड्डी अंदर से खोखली हो जाने के कारण ज़्यादा वज़न वाले मरीज़ों में हड्डी टूटने का रिस्क रहता था, कई बार ऑपरेशन के दौरान या कई बार ऑपरेशन के बाद। तो ज़्यादा वज़न वाले मरीज़ों को ये मना कर दिया जाता था, क्योंकि हमको पता होता था कि हमने ही ड्रिल करना है ऑपरेशन के दौरान, हम क्यों रिस्क लें, कल को पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, मैं अपने नाम क्यों लूँ। तो पहले हम मना कर देते थे। आजकल मैं नहीं मना करता हूँ, आजकल चाहे 130 किलो हो चाहे 120 किलो हो, क्योंकि मैंने 3D मैपिंग से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से अलाइनमेंट का जो सारा काम है वो पहले से ही डिजिटली कर लिया है। मेरे को जांघ की हड्डी को ड्रिल करना ही नहीं है, मेरे को थाई बोन को खोखला करना ही नहीं है, तो उसका टूटने का रिस्क नहीं है। लिमिटेड प्रोसीजर है। तो वो ऐसे मरीज भी ऑपरेशन के अगले ही दिन चलना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम टॉयलेट जाना शुरू कर देते हैं, और हाँ फिर जरूर 6 महीने के बाद उनका वजन 20-25 किलो कम हो जाता है। तो अब हम पहले की तरह किसी को मायूस ना भेजने के हक में हैं, उनको हम सारे ऑप्शंस देंगे कि आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी बात सुनकर यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत उम्मीद मिल रही होगी। मुझे एक बात बताइए,
मेरी रिसर्च टीम से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि ये जो आप प्रोसीजर करते हैं तो इसमें आप सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्ड, ये क्या बात हुई? गोल्ड कहाँ से आ गया यहाँ पर? गोल्ड एक टर्म यूज़ की जाती है जो आजकल नए इम्प्लांट में, आजकल पहले पुराने ऑपरेशनों में एक ही किस्म के इम्प्लांट्स की ऑप्शन होती थी, वो 5-7 साल चलते थे। स्टील तो लोग उससे डरते थे कि अभी चलो ऑपरेशन करा लिया, 10 साल बाद क्या करेंगे। आजकल जो हमारे पास मॉडर्न, जैसे मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, AI, 3D मैपिंग, FT3D या रोबोलेंस, इसके अलावा आजकल जो इम्प्लांट मटीरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छे हैं। अच्छा। एक ऑप्शन है कोबाल्ट क्रोमियम और दूसरा ऑप्शन होता है टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड। ओके। ये एक 3 मेटल्स का मिक्सचर एलॉय होता है, TiNBN। इस मिक्सचर को जब हम मिक्स करके कोटिंग करते हैं इम्प्लांट्स के ऊपर तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुनहरी दिखती हैं, गोल्डन, इसलिए गोल्ड, इसलिए उनका नाम है गोल्ड नी सिस्टम। लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग है वो टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड, लेकिन सुनने में बहुत आकर्षित लगता है कि ये मैंने गोल्ड के घुटने दबाए। और काम भी तो सोने की तरह खरा करता है ना। बिल्कुल, उसके बहुत फायदे हैं। टाइटेनियम के जो नियोबियम नाइट्राइड की जो कोटिंग होती है या जिसको हम गोल्ड सिस्टम कहते हैं, उनमें मरीज को 3 अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1, पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद हम इम्प्लांट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा साल चलते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नंबर 2, इनमें जो गोल्ड कोटिंग, टाइटेनियम की कोटिंग के कारण जो घर्षण का दर होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो बहुत कम होता है। तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बहुत नेचुरल फील आती है घुटनों की मूवमेंट में, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है आम इम्प्लांट्स की तुलना में। नंबर 3, टाइटेनियम की कोटिंग के कारण जो मेटल आयंस रिलीज होते थे पुराने इम्प्लांट्स में, जिससे मेटालोसिस का डर होता था, घुटने काले पड़ जाते थे लोगों के, फिर ऑपरेशन करके उनको निकालना पड़ता था, तो मेटालोसिस का जो रिस्क होता है ऐसे गोल्ड नी सिस्टम्स में कम होता है। तो इन 3 फायदों के कारण मैं तो मरीजों को यही कहता हूँ कि इनका जो आपको इनके साथ जो व्यवहार करना है ना, वो सोने की तरह ही करना है, संभाल के रखने हैं, ताकि आपकी सारी उम्र निकल जाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। जो आपको हम बोलेंगे सैर करने के लिए, तो सैर ज़रूर कीजिए, साइकिलिंग ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऑपरेशन के बाद ये सोच लें कि अब तो ऑपरेशन हो गया, आप बैठे रहें। ये भी एक बहुत कॉमन मिथ होती है कि हमें राह चलते कोई भी बता देता कि अगर आपका घुटने को ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा मत चलो, वरना आपका ये घुटना भी घिस जाएगा। कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर हम टाइटेनियम की कोटिंग उसके ऊपर के नए इम्प्लांट्स मटेरियल यूज़ करेंगे, थाई बोन को ड्रिल नहीं करेंगे, तो मैं तो ये सलाह देता हूँ कि आप जितना चलेंगे उतने आपके घुटने स्मूथ रहेंगे, उतने लचीले रहेंगे, उतने ज़्यादा आप नेचुरल फील होंगे। और ये वाली जो आप तकनीक लाए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आराम से सीढ़ियाँ चढ़िए। सर्दियाँ जब आएँ तो धूप सेकने छत पर आप आराम से जा सकती हैं। छत पे भी धूप सेक सकते हैं, अंगीठी के सामने भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये भी एक मनगणित कहानी है कि घुटनों के ऑपरेशन के बाद हमें आग से दूर बैठना है, नहीं तो वो पिघल जाएंगे। ये मैंने नहीं सुना था। यही मेरा आपके साथ बात करने का मेन मोटिव है। पिघलने वाला नहीं है। ये इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी में, अगर मैं एक मिथ को बताने लग जाऊं। इंटरेस्टिंग सी मिथ बताइए, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि भाई आग के पास मत बैठो, पिघल जाएंगे। और क्या है? दूसरा होता है कि मेरे पास पेशेंट जब आते हैं तो ये कहते हैं कि चलो मेरा ऑपरेशन के लिए तो मैं राजी हूँ, पर मेरा सारा घुटना ना यहाँ से लेके यहाँ तक काट मत देना। अच्छा। उनको लगता है कि पूरा घुटना आधी जांग से और आधी टांग से काट के बाहर फेंक दिया जाएगा और उसकी जगह पे अंदर एक नया लोहे का बड़ा सा मेटल का घुटना डाल दिया जाएगा। तो ये कॉमन मिथ है। फिर उनको जब हम एक्सरे दिखाते हैं, उनको एक्सरे में बताते हैं, ऑपरेशन के बाद वाला एक्सरे मैंने रखा हुआ होता है अपनी ओपीडी में, तो उनको दिखाते हैं, देखो ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है मरीज़ का, मरीज़ की ही जांग की हड्डी है, मरीज़ की ही टांग की हड्डी है, मरीज़ की ही कटोरी है जो नी कैप होता है। हम कुछ नहीं काटते हैं, हम सिर्फ जितना हमें 3D मैपिंग और AI की मदद से जो पता चला होता है डैमेज्ड एरिया का, हम सिर्फ उतने डैमेज्ड एरिया के ऊपर मेटल अलॉयज के कैप लगा देते हैं। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा सेंसिटिव सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, मतलब कई बार जब ये ऑपरेशन कराया जाता है तो फिर मरीज़ को ये लगता है कि मैं टॉयलेट जाने के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे, यूरिनरी बैग लगेगा या फिर बाद में डाइपर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऐसा है? ये पहले आईसीयू में जब हम मरीजों को भेजते थे तब ये सब मजबूरन करना पड़ता था पुराने ऑपरेशनों में। अब नहीं। क्यों करना पड़ता था? रीज़न, आईसीयू में हम भेजते थे क्योंकि मरीज़ की रीढ़ की हड्डी के अंदर एपिड्यूरल की ट्यूब डली होती थी, 2 दिनों के लिए मरीज़ की टांगें सुन्न होती थी, तो वो अपने आप ब्लैडर को या पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी टांगें सुन्न होती थी, पूरा नीचे धड़ से नीचे सारा एरिया सुन्न होता था।
इसीलिए आईसीयू में रखा जाता था और उनको यूरिन की पाइप या डाइपर लगाने पड़ते थे। हमने इस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन करने हैं, इस ऑपरेशनों में हमने रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई भी एपिड्यूरल की ट्यूब डालनी ही नहीं है। मरीज़ का जो धड़ के नीचे वाला एरिया जो होता है वो हम सिर्फ टांगों को सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए सुन्न करते हैं और 2 या 3 घंटों के बाद वो अपने आप यूरिन, वॉशरूम, टॉयलेट जाना भी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम एक दिन के लिए यूरिन की पाइप डाल सकते हैं, उसका अगले दिन निकाल देते हैं। कई केसेस में हम यूरिन की पाइप भी नहीं डालते, डाइपर भी नहीं डालते हैं। तो ये वो कारण इसलिए होता था कि पुराने ऑपरेशनों में टांगों को 2 दिन के लिए सुन्न करके रखना पड़ता था। जब आईसीयू में होते थे तब डाइपर लगाना और पेशाब की नली, यूरिन की पाइप डालना कंपलसरी होता था। अब हमने आईसीयू में नहीं भेजना है, टांगों को सुन्न ही नहीं करना है, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर वाले सवाल लेकर आई हूँ, ठीक है? तो आंसर्स शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। पहला सवाल, क्या घुटनों की सर्जरी बीमारी से ज़्यादा दर्दनाक है? नहीं, घुटनों की सर्जरी के दौरान मरीज़ को ज़रा सा भी पता नहीं चलता है। मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा होता है लेकिन वो आराम से जागते हुए, भजन कीर्तन सुनते हुए ऑपरेशन करवाते हैं और मेरे से बात भी कर रहे होते हैं। तो दर्द नामक तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, पेशेंट को ज़रा सा भी महसूस नहीं होता। तो घुटने का दर्द ही असली मर्ज है, उसको और ठीक कराना सर्जरी चाहिए। करा लीजिए, जिंदगी आसान। Absolutely। परफेक्ट। दूसरा सवाल, क्या सच में ऑपरेशन वाले दिन ही मतलब पेशेंट चल लेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मरीज़ की टांगों को हमने 2 दिन के लिए सुन्न करके नहीं रखना होता है। FT3D रोबोलेंस टेक्नोलॉजी में एपिड्यूरल इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जैसे ही टांगों का सुन्नपन खत्म हो जाता है, मरीज़ कुछ घंटों के बाद, कुछ मरीज़ 3 घंटों के बाद, कुछ मरीज़ 4 घंटों के बाद अपने आप खड़े भी हो सकते हैं, करवट लेके भी सो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, चल भी सकते हैं। डॉक्टर गिल, जो घुटनों का ऑपरेशन करते हैं, क्या उसमें रॉड, स्क्रू डालते हैं? आजकल के FT3D सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें कोई भी रॉड नहीं डाली जाती, अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई भी नट, बोल्ट, स्क्रू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही हड्डियों को ड्रिल किया जाता है। यहाँ तक कि लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे घुटने के, PCL लिगामेंट, उसको भी बचा के रखा जाता है, नहीं काटा जाता है। घुटने के आगे जो कटोरी होती है, नी कैप, उसको भी बचा के रखा जाता है, उसको भी नहीं काटा जाता है। तो बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन है। सर्जरी के लिए सही उम्र क्या है? सर्जरी के लिए कोई भी ऐसे मैजिक नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मरीज़ को घुटनों के दर्द को लेके अगर बारी बारी दवाइयाँ खानी पड़ें, बारी बारी इंजेक्शन लगवाने पड़ें, या अपनी रोज़मर्रा की कार्यशैली को कम करना पड़े, सैर बंद होने लग जाए, सीढ़ियाँ अवॉइड करने लग जाएं, अगर वो अपने आप को लिमिट करने लग जाते हैं, वो स्टेज होती है कि उनको घुटनों के इलाज के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे जाके देखेंगे। शुरुआत में एक छोटा इलाज होता है, जब बीमारी बढ़ जाती है उसका इलाज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा बड़ा इलाज होता है। ठीक है। घुटनों की सर्जरी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ जो आप दूर करना चाहते हैं? मरीज़ों को ज़्यादातर ये लगता है कि ऑपरेशन के बाद मेरा 50-50% चांस होगा कि मैंने ऑपरेशन करवा तो चलो लेते हैं, लेकिन 50% चांस है कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो जाए, 50% सक्सेस रेट्स, 50% चांस है कि मेरे को पहले से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए, मेरे को व्हीलचेयर पे आना पड़ जाए। तो सबसे बड़ी इंडियन सोसाइटी में मिथ है। ये पुराने ऑपरेशनों में तो मैं किसी हद तक बोलूँगा कि शायद सही थी, मैं तो शायद इतना परसेंटेज नहीं था। AI की मदद से जो हम FT3D रोबोलेंस के साथ जो सर्जरी कर रहे हैं उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उसी मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं जिनकी डिजिटल सर्जरी कंप्यूटर के ऊपर सक्सेसफुल हो चुकी होती है। ओके। नहीं तो हम मना कर देते हैं। अब कोई मरीज़ अगर 6 साल बेड रिडन होकर अगर मेरे पास अगर ऐसे आएंगे कि चलो अब मेरे को ठीक कर दो, तो डॉक्टर्स की भी लिमिट होती है, जादूगर नहीं होते। उन ऐसे केसेस में अगर हमारे पास 3D एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि हड्डी में हालत ही नहीं है ऑपरेशन सहने की, उनमें हम मना करते हैं। उनमें बोलते हैं कि पहले आप थोड़ी सी फिजियोथेरेपी कराओ, थोड़ी मसल बिल्डिंग करो, कैल्शियम विटामिन डी खाओ, 6 महीने बाद दोबारा आइए। चलिए डॉक्टर गिल, अब आप भूल जाइए कि आप डॉक्टर हैं और आप ये समझिए कि आप जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं व्यूअर, उसके हमदर्द हैं, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं शुरू से ही सब मरीज़ों को या सब लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि 21वीं सदी में आके पुराने ऑपरेशनों या पुराने इलाजों को ध्यान में रखते हुए अपने घुटनों की बीमारी को, प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। आजकल हमारे पास बहुत एडवांस सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी है, 3D मैपिंग है, FT3D रोबोलेंस, ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए युग की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनसे आपको पुराने ऑपरेशनों की तरह तकलीफ़ सहने की ज़रूरत भी नहीं है, ICU में भी रहने की ज़रूरत नहीं है, लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में टांके निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, कमर के अंदर एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, जांघ की हड्डी को ड्रिल करवाने की ज़रूरत नहीं है, खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन आप आराम से घर वापस जा सकते हो और लगभग 3 से 4 हफ्ते में अगर आप ठीक हो सकते हो
तो आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़ पे विश्वास करना चाहिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनसे नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा परखिए, अपना खुद का अनुसंधान खुद कीजिए, खुद की इन्फॉर्मेशन खुद हासिल कीजिए। आपके पास आजकल एक सबसे पावरफुल टूल है खुद की इन्फॉर्मेशन लेने का, वो है इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ सामने नज़र आ जाएगा। आजकल तो आपकी भाषा में नज़र आ जाएगा, तो आप अपनी भाषा में आपके डर वहाँ पे टाइप कीजिए, उसका साथ साथ ही आपको जवाब मिल जाएगा। यही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके मैं पिछले लगभग 1 दशक से हज़ारों मरीज़ों की घुटनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ, आपकी भी कर दूंगा। थैंक यू। तो मर्ज और मरीज़ के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो अभी मरीज़ नहीं बने हैं, घुटनों का ख्याल कैसे रखें सर? घुटनों को तंदुरुस्त रखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे उससे फ़र्क पड़ जाएगा। नंबर 1, वज़न ना बढ़ने दें। ओके। सबसे ज़्यादा जो हमारे घुटनों को ख़राब करता है वो है हमारा वज़न बढ़ना। अगर हमारा 1 किलो वज़न ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे घुटनों के ऊपर 4 गुना स्ट्रेस बढ़ता है। अगर हमारा 10 kgs वेट बढ़ा तो इमेजिन 40 kgs का जो स्ट्रेस है हमारे घुटने उठाते हैं, और हमारे शरीर का सारा वज़न हमारे घुटनों में उठाना है। दूसरा, अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें। आजकल बहुत सी अलग अलग किस्म की डाइट्स हैं, वीगन डाइट, कीटो डाइट, दिस डाइट, दैट डाइट, वेज डाइट। हमें ऐसा कोई भी एक किस्म की डाइट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड डाइट। सब कुछ होना चाहिए उसके, चाहे छोटी छोटी मात्रा में हो, लेकिन सब कुछ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग किस्म के तत्व चाहिए होते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए। तीसरा, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। फिजिकल एक्टिविटी मतलब चाहे वो सैर हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो योगा हो, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में एक रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। बाकी 23 घंटे आप काम पे दे दीजिए, 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। इन 3 चीज़ों का अगर हम कम उम्र से ही, फॉर एग्जांपल 25 साल की उम्र से अगर हम ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वजन ना बढ़ने देना, बैलेंस डाइट एंड एक्टिव, तो शायद हमारे घुटने आगे जाके खराब ना हो, या तब खराब हो जब हम अपनी एक्टिव लाइफ खूब एंजॉय कर चुके हों, घर बार बसा चुके हों, और तब हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर तब भी हो जाए तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ठीक करने की भी। ठीक है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल, वेट अपना कंट्रोल में रखें, बैलेंस डाइट लें। लेकिन कई बार बैलेंस डाइट के बावजूद सप्लीमेंट्स की बॉडी में ज़रूरत पड़ती है क्या? तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह या विटामिन डी आजकल ऐसा है कि हर दूसरे इंसान में कमी है, तो इस पर भी चेक रखना ज़रूरी है? चेक रखना ज़रूरी है, स्क्रीनिंग ज़रूर कराते रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा कि हमारे अगर कोई फ्रेंड मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो हम भी शुरू कर दें। या हमने कोई तो ऐसे ही ऐड आते रहते हैं, मल्टीविटामिन ले लो, फ़ोन पे देख लिया कि इससे ये हो जाता है और हमने शुरू कर दिया। सब विटामिन सप्लीमेंट से फ़ायदे तो हम पढ़ लेते हैं कि इससे ये फ़ायदे, इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, इससे नज़र ठीक हो रहेगी, लेकिन हमने एक टर्म का कभी भी एक टर्म के बारे में नहीं सुना होता है, उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब होता है कि विटामिन्स की अगर मात्रा हमारे शरीर में रिक्वायर्ड मात्रा से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसी विटामिन से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। जैसे विटामिन B12 अगर हम आंख बंद करके खाते रहें सालों भर, उसकी वैल्यू अगर 2000-3000 हो चुकी तो वो टॉक्सिक हो जाता है। सिमिलरली विटामिन B12 अगर वो टॉक्सिक हो जाते हैं तो हमें एक रेंज के अंदर रखना चाहिए। वो रेंज हमें देख के तो समझ में आएगी नहीं, हम अपने नाखून को देख के तो नहीं बता सकते कि मेरे अंदर कितना विटामिन डी है। रेगुलर स्क्रीनिंग 1 ईयर में, 1 साल में एक बार अपने फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं, खासकर अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है। उसमें अगर विटामिन डी कम आया है तो सप्लीमेंट्स लें, उसमें अगर विटामिन B12 कम आया है तो विटामिन डी लें। ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके आज से ही अगले 10 सालों तक एक ही किस्म का विटामिन लेते रहें, उससे टॉक्सिसिटी होने का रिस्क होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिल। थैंक यू। एबीपी नेटवर्क के इस पॉडकास्ट में आने के लिए और दर्शकों को उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखें ये बताने के लिए। तो हड्डियों की सेहत का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साथ वो घुटनों का दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। नई तकनीक जिसके बारे में डॉक्टर गिल बता रहे थे, उस तकनीक का आप भरपूर इस्तेमाल करके भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे को लेकर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।